खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार रजिया सुल्तान संघर्ष करते हुए सुल्तान के पद को ग्रहण करती हैं और इसके बाद बैराम शाह और फिर मसूद शाह और फिर नासिरुद्दीन महमूद के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। दोस्तों, ये गियासुद्दीन बलबन एक तुर्की गुलाम था जिसको इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। दोस्तों, यह बहुत ही कूटनीतिज्ञ और वो चतुर और चालाक था और अपनी बहुत ही कूटनीति के कारण यह इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए 40 सरदारों का जो समूह हुआ करता था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, उसका एक सदस्य बनने में यह सफल हुआ। दोस्तों, यह इल्तुतमिश के बाद विभिन्न और सुल्तान जैसे आते हैं, उनके समय महत्वपूर्ण पदों पर यह आसीन रहता है और अपना वर्चस्व बरकरार रखता है। इसके बाद समय निकलते हुए यह नासिरुद्दीन महमूद को बनाता है। एक बात और, जैसे ही हमने इससे पहले वाले वीडियो में जिक्र किया है कि इल्तुतमिश चूँकि उसका कोई पुत्र योग्य नहीं होता है शासन के लिए, तो वह अपने पुत्री रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित करता है, परंतु अमीरों के विरोध के कारण वह सुल्तान नहीं बन पाती है। इस प्रकार हमने पहले की वीडियो में देखा है, आप देख सकते हैं। तो जो अमीर लोग रजिया का विरोध करते हैं, यह बलबन भी उन्हीं अमीरों में से एक हुआ करता था। इस प्रकार हम गियासुद्दीन बलबन को और डिटेल से यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन, ये इसका कार्यकाल 1266 से 1286 तक रहता है और इसके बाद हम यहाँ पे यदि देखें, इलवरी जाति का तुर्क सरदार व इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इलवरी जाति का तुर्क सरदार व इल्तुतमिश का गुलाम था, ये हमने देखा। और 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। इसके बाद इसकी कुछ प्रमुख उपाधियां होती हैं। दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि उलूग खां की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन? तो आपका आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन। और ये उलूग खां की उपाधि किसने दी? तो उलूग खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को दी थी। और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक भी और भी है कि ये जो बलबन है, इसने नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह किया था। यानी इससे पहले जो शासक हुआ था नासिरुद्दीन महमूद, वह बलबन का दामाद भी रहा है। उसी ने उलूग खां की उपाधि बलबन को दी थी। और जिल्ले इलाही इसने स्वयं धारण की। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया या अल्लाह का प्रतिनिधि। और नियामत ए खुदाई, यह भी इसने स्वयं ही धारण की थी, जिसका मतलब होता है पैगंबर के बाद सुल्तान। अर्थात कि इसका मानना था कि पैगंबर के बाद सब कुछ सुल्तान ही होता है, यानी सुल्तान पैगंबर से कम नहीं होता है, ऐसा यह बताना चाह रहा था जनता के लिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन हुआ? तो उसका आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन। अच्छा, लौह और रक्त की नीति क्या होती है? दोस्तों, जो दिल्ली हुआ करता था, इसके शासन टाइम में, इसके शासनकाल में दिल्ली से कुछ व्यापारी जब व्यापार के लिए अन्य नगरों में जब जाते थे, तो वह मार्ग में दोनों ओर घनी जंगल छाई रहती थी। तो उन जंगलों में मेवाती नाम के डाकू रहते थे, जो कि उन व्यापारियों को रास्ते में ही लूट लिया करते थे। और उनका आतंक इतना बढ़ गया था कि व्यापारी व्यापार करने में असफल हो रहे थे। तो राजस्व में बहुत समस्या आती है, तो उसके लिए बहुत हानि भी हो रही थी। तो उसने उन मेवाती डाकुओं के लूटपाट के समाधान हेतु लौह और रक्त की नीति अपनाई। यह तलवार और रक्त यानी लौह और रक्त की नीति अपनाता था, यानी बहुत ही बहुत कठोर से कठोर दंड देता था, और लौह और रक्त की नीति इसको कहा जाता है। तो उसने मेवाती डाकुओं की लूटपाट के समाधान हेतु लौह और रक्त की नीति अपनाई। और मार्ग सुरक्षा व्यापार राजस्व, यानी इस प्रकार सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद दीवान ए आरिज नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया, जो कि सैन्य विभाग है। सेना से संबंधित इसने एक सेपरेट एक डिपार्टमेंट बनाया, जो कि सैन्य व्यवस्था के बारे में था। वह उसकी पूरी
उसके पास रिकॉर्ड रहता था और बहुत ही ज़्यादा इसने सेना को व्यवस्थित किया, सेना को बहुत ही मजबूत किया। शासन का आधार कुरान के नियम थे। इसके समय शासन का आधार कुरान के नियमों को मानकर के यह शासन करता था। इसके बाद बलबन का राजत्व सिद्धांत। दोस्तों, इससे पहले जब इल्तुतमिश के बाद हम देखते हैं तो लगभग जो शासक होते हैं इल्तुतमिश के बाद बलबन के बीच के, इल्तुतमिश और बलबन के बीच में जितने भी शासक हुए हैं उन सभी का कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए रहा है। और उस समय जो मर्यादा रही शासक के पद की, सुल्तान के पद की, वह उसका वर्चस्व बहुत ख़त्म सा हो जाता है, बहुत ही कम रह जाता है। और उस समय जो अमीर हुआ करते थे उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ जाता है। और तो जनता के मन में सुल्तान के प्रति कोई इतना ज़्यादा आदर भाव नहीं रहता, वह कम हो जाता है। इसलिए सुल्तान के पद की दोबारा से प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यह राजत्व सिद्धांत को मानता है या दैवी सिद्धांत को मानता है। यह क्या होता है? सुल्तान व राज दरबार के महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए यह सिजदा और पैबूस की प्रथा का प्रचलन आरंभ करता है। सिजदा और पैबूस क्या होता है? सिजदा यानी होता है घुटनों के बल बैठ करके सर झुकाना, यह सिजदा होता है। और पैबूस यानी राजा के सामने, सुल्तान के सामने बिल्कुल लेट जाना और उनके पैरों को चूमना, ये पैबूस होता है। यह सभी ईरानी परंपराएं हैं और यह यहाँ पे प्रचलन करता है। यह चूंकि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को दोबारा से बनाने के लिए ऐसा करता है। सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती। इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा कठोर नियम बना दिए थे इसने कि सुल्तान की कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है। और ईरानी योद्धा अब सियाब का वंशज यह स्वयं को बताता है। उस समय चूंकि जो सुल्तान होता है उसी का जो पुत्र होगा या भाई होगा वही सुल्तान बनता है, यानी यहाँ पे कुलीन व्यवस्था थी, तो जो है उच्च कुल का होगा वही सुल्तान बनेगा। इसलिए इसने खुद को ईरानी योद्धा अफसियाब, दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं बुक में अफरासियाब भी आता है, अफरसियाब भी आता है या अफसियाब भी आता है। यह है अफसियाब जो है वह ईरानी योद्धा रहे हैं, तो यह बलबन इन्हीं का खुद को वंशज घोषित करता है। इसके बाद दरबार में बहुत ही कठोर अनुशासन कर देता है। दोस्तों ऐसा बताया जाता है क्योंकि नाटे कद का था गयासुद्दीन बलबन और इसकी दाढ़ी लंबी सी थी, इसका फेस भी बहुत लंबा सा था और इतना ही लंबा एक मुकुट हुआ करता था। तो इसके साथ जब ये चलता था तो दोनों ओर दो दो आदमी तलवार लेकर के इसके साथ चलते थे और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के नारे के साथ यह अपने दरबार में प्रवेश करता था। सही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते थे और जब ये प्रवेश करता था राज दरबार में तो उस समय सभी लोग खड़े रहते थे और बहुत ही एक गंभीर मुद्रा वहाँ पर बन जाती थी, गंभीर स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती थी। उसके दरबार में बिल्कुल कोई हंस नहीं सकता है, कोई भी बात नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार की। इस प्रकार दरबार में कठोर अनुशासन में हंसना नहीं था और नृत्य संगीत सब बंद करवा दिया था और शराब वगैरह का सेवन भी इसने बंद करवा दिया था। और इसने अपने राज दरबार में सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा दोबारा से कायम करने के लिए इसने साधारण लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था और बिल्कुल इसने सभी प्रकार की जो संगीत नृत्य संगीत हुआ करते थे, शराब पीना, यह सब मना कर दिया था, सब प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इसने सशक्त गुप्तचर व्यवस्था, इसके समय गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त थी, बहुत ही खतरनाक तरीके से इसने इतनी सख्त इतनी टाइट एक डिपार्टमेंट बनाया, सीक्रेट बनाया जिसने सशक्त गुप्तचर के लिए कि इसके सारे शासन में, सारे दिल्ली में, सारे राज्य में इसके गुप्तचर फैले हुए थे जो कि बहुत बारीक से बारीक बात भी सुल्तान तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाते थे। तो जिसके लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया गुप्तचरों के लिए वह था बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है जो कि गुप्तचर व्यवस्था के लिए बनाया था और इसका प्रमुख बरीद कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बरीद ए मुमालिक विभाग किस शासक ने बनाया, तो आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद तुर्कान ए चहलगानी समाप्त करता है। ये वही तुर्कान ए चहलगानी है जो इल्तुतमिश अपने शासनकाल में 40 सरदारों का समूह बनाता है और उसमें से एक सदस्य खुद गयासुद्दीन बलबन हुआ करता था। क्योंकि हुआ क्या कि इसके टाइम तक यह जो तुर्कान ए चहलगानी जो समूह हुआ करता था यह बहुत ही निरंकुश हो जाता है, सुल्तान के पद में, सुल्तान के मार्ग में बहुत बाधा उत्पन्न करता है और सुल्तान जो भी निर्णय करता है उसका लगभग वह विरोध किया करते थे और वो निरंकुश हो जाते हैं। तो उनका एक ही समाधान था कि यह
समूह जो है तुर्कान चहलगानी इसी को समाप्त कर दिया जाए। तो उसने समाप्त किया। क्वेश्चन बन सकता है तुर्कान चहलगानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने। और तुर्कान चहलगानी का समाप्त किसने किया, तो आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। जो भी अपराधी मिल जाता है, जो भी अन्याय करता था, तो उसको बहुत कठोर से कठोर दंड ये देता था। जब इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई तो उसके डर के कारण, भय के कारण न्याय व्यवस्था बहुत ही इसकी सुदृढ़ हो जाती है, बहुत सटीक न्याय करता था। नौरोज नामक ईरानी त्योहार इसने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया। इसके बाद विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई इसने। इसका मानना था कि आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ करना। इसका यह मानना नहीं था कि मैं विस्तार को और ज्यादा चौमुखी बढ़ाऊं। इसका मानना यह था कि जितना विस्तार अपना है उसको सुदृढ़ किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। यह इसकी सुदृढ़ किया, यह इसके मानना था, इसकी नीति थी। विद्वान इसके समय पर अमीर खुसरो और अमीर हसन दो प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं। यह इसके शासनकाल में देखने को मिलते हैं। और 1279 में बंगाल में तोगरिल खां बेग ने विद्रोह किया था। तोगरिल खां बेग बंगाल में हुआ करता था उस समय, इसने विद्रोह किया था और अपने नाम के सिक्के भी बंगाल में इसने चलाए थे। इसका विरोध करने के लिए इसने लगभग 2 बार सेना को भेजा और वह दोनों बार वापस खाली हाथ आ जाती है। तो जब इसका एक सेनापति वहां से पराजित होकर के और भाग करके जब वह वापस आता है तो यह बात बलबन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वह उसका सर कलम करवाकर किले के मुख्य द्वार पर उसको लटका देता है। यह उसको इतना खतरनाक दंड वहां पर देता है, उसके स्वयं के ही सेनापति को। इसके बाद यह तीसरी बार में तुगरिल खां को हत्या कर देता है, उसको बंदी बना लेता है और उसकी हत्या कर देता है गयासुद्दीन बलबन। इसके बाद इसका एक पुत्र था शहजादा मोहम्मद। यह उसका सबसे प्रिय पुत्र था शहजादा मोहम्मद। और यह मंगोल आक्रमण के समय उनसे युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद इसका पुत्र भी हो जाता है गयासुद्दीन बलबन को। यह चूंकि इसका बहुत ही प्रिय पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद इसको पुत्र वियोग हो जाता है। और 1286 में 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु के वियोग में 80 वर्ष की अवस्था में बलबन की भी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1286 में। इसके बाद कैकुबाद को अमीर तुर्क जो सरदार लोग होते हैं वह कैकुबाद को सुल्तान बनाते हैं। इसकी मृत्यु के तुरंत बाद कैकुबाद गद्दी पर बैठता है। और कैकुबाद ने अपने समय पर जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी को सेनापति नियुक्त करने के बाद समय निकलता जाता है, चूंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि कैकुबाद को लकवा पैरालिसिस हो जाता है। तो लकवा ले जाता है तो यह बिस्तर पे पड़ जाता है। और लकवा ले जाने के बाद तो शासनकाल कौन संभाले, तो इसका 3 वर्षीय पुत्र होता है और उसी को गद्दी पर बिठा दिया जाता है, जिसका नाम था कैमुर्स। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन कैमुर्स है। जब इसको 1290 में बिठाया जाता है 3 वर्षीय पुत्र को, बालक को, तो जो जलालुद्दीन खिलजी होता है जिसको कैकुबाद सेनापति नियुक्त करता है, वही जलालुद्दीन खिलजी इसको हत्या कर देता है। इसको यमुना नदी में इसके पुत्र को वह फेंक देता है, इसकी हत्या कर देता है। और इसकी हत्या करने के बाद यह जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश को समाप्त करते हुए खिलजी वंश की स्थापना करता है। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद ऐसा बताया जाता है, बरनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो उसके चाहने वाले जो मलिक लोग थे वह इसकी मृत्यु से इतने ज्यादा आहत होते हैं बलबन की मृत्यु से कि वह नंगे पैर इसके शव को कब्रिस्तान ले जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ देते हैं और धूल सर पर डालने लगते हैं। लगभग 40 दिनों तक उपवास करते हैं। ऐसा इसके चाहने वाले ऐसा करते हैं। और इसके बाद इसकी मृत्यु के लगभग 3 साल बाद ही, इनकी मृत्यु के बाद ही इसका जितना इसने सुल्तान के पद की गरिमा स्थापित की थी, पद प्रतिष्ठा स्थापित की थी, वह पद प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार आज हमने गुलाम वंश को दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसका प्रथम जो वंश हुआ गुलाम वंश, इसको हमने यहाँ पे समाप्त किया है। इसके बाद हम खिलजी वंश का अगली वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण शासकों के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।